हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। हम यहाँ फिजिक्स के सीयूटी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसका सिलेबस डिस्कस करने के लिए हम यहाँ आए हैं। मैं आदित्य मिश्रा आपको ये कोर्स पढ़ाऊँगा। मैंने खुद सीयूटी 2 बार क्लियर किया है, सीयूटी जी, सीयूटी पीजी और आईआईटी जैम भी। तो मुझे पूरा अनुमान है कि सीयूटी में कैसे आता है और क्या आता है, और इसीलिए हम सिलेबस डिस्कस करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट इसके बाद आपको प्लेलिस्ट आएगी जिसमें हम फिजिक्स अच्छे से पढ़ाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी सीयूटी में आए हैं उन्हें लगवाएंगे, और लगभग आपको आइडिया हो जाएगा कि सीयूटी में क्या आने वाला है। और मेरा पूरा अनुमान है कि जो क्वेश्चन हम लगवाएंगे अगर आप उन्हें लगा ले रहे हैं तो आप सीयूटी आसानी से निकाल सकेंगे। तो ये जो पीडीएफ मैंने अभी खोल के रखा है, ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट सीयूटी से डाउनलोड किया है, और ये सीयूटी फिजिक्स का ऑफिशियल सिलेबस है। चलिए अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को देखते हैं। इस सिलेबस को सीयूटी ने 7 पार्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। जैसे कि पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चौथा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, पांचवा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, छठा है ऑप्टिक्स, और सातवां है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, आठवां यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई, और 9वां यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में अच्छी बात यह है कि इन्होंने 12th का ही सिर्फ रखा है और 11th का सिलेबस नहीं रखा है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 सारे यूनिट्स को अच्छे से देखेंगे और बताएंगे कि कैसे किसकी क्या हालात है, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर देखा जाए तो वेटेज वाइज अच्छा है, और वेटेज के साथ साथ थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, बट कहा जाए तो ईजी टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स, एलिमेंट्स के न्यूटन लॉ से काफ़ी मिलते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बच्चे इसे आसानी से कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है पर अच्छा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना पढ़ना चालू करें तो आपके कुछ पढ़ने के सीक्वेंसेस होने चाहिए। जैसे कि पहला सीक्वेंस ये होना चाहिए कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। ये दोनों टॉपिक आप साथ में पढ़ेंगे। अगर आप इससे ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अगला ऑप्शन ये है कि आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से स्टार्ट करें, और अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट जरूर पढ़ना चाहिए। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों चैप्टर्स आपस में रिलेटेड हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स करंट में यूज होते हैं, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में और अल्टरनेटिंग करंट में यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफ़ी अच्छा टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी पढ़ाने की कोशिश करें। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे आते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, अच्छा टॉपिक है और इकलौता टॉपिक है। इसका सही मायने में देखा जाए तो किसी भी अन्य टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें हम तो वो है ऑप्टिक्स, छठा पोर्शन। और ऑप्टिक्स में अगर बात करें तो ऑप्टिक्स अपने आप में 2 तरह की ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को हमें साथ साथ पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो यूनिट 7, 8 और 9 हैं, इनमें 7 और 8 जनरल भाषा में 11th 12th के बच्चे इसे मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट कहते हैं, इसे हमें एक साथ पढ़ना चाहिए। और जहाँ तक हमारे कोर्स की बात है, हम अपना कोर्स ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से ही स्टार्ट करेंगे। उसके पीछे वजह ये है कि ये बहुत आसान टॉपिक्स हैं, जल्दी कवर हो जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे नंबर में क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इनमें काफ़ी अच्छे होते हैं, इसीलिए हम पहले इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर हम देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बट इसमें से पहले की अपेक्षा सिलेबस काफ़ी कम कर दिया है। तो हम जैसे ही मॉडर्न फिजिक्स को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पढ़ाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसेंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ाएंगे। और हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाएंगे। उसके पीछे ये रीज़न है कि इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें थ्योरेटिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आपको लास्ट में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो लास्ट में तक याद रखें जा सकते। लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। अगर आप शुरू में पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आप बाद में भूल सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स भी अच्छा टॉपिक है, और ऑप्टिक्स को हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पार कर लेंगे उसके बाद पढ़ाएंगे। तो ये हमारा
सीक्वेंस होने वाला है पढ़ाने का, जिसमें हम सबसे पहले यूनिट 7 डील करेंगे, फिर यूनिट 8, फिर यूनिट 9 और उसके बाद यूनिट 1, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4 और फिर 5 डील करेंगे। हम जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उनमें हम हर एक चैप्टर के लिए 2 वीडियो लाएंगे, जिसमें से पहला वीडियो होगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, और उसके जो दूसरा वीडियो रहेगा उसके PYQ रहेंगे, जिनमें हम उस टॉपिक से आए हुए CUET के सारे PYQ सॉल्व करेंगे और आपको आसान ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप आसानी से कर सकें। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जनरली 11th-12th के बच्चे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते रहते हैं, तो हम काफ़ी ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जैसे कि डेरिवेशंस हो गया। अगर देखा जाए तो कॉम्पिटेटिव व्यू से उनका कोई ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशंस हम देखते हैं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, पर अगर आप मेरी मानेंगे तो डेरिवेशन का वेटेज या फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनका वेटेज कंपटीशन में बहुत ही कम है। तो हम इनमें मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि CUET UG काफ़ी अच्छा एग्जाम है और काफ़ी ईजी एग्जाम है, और इसमें मोस्टली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं। तो आपको फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें आनी चाहिए, और मोर ओवर आपको कोशिश करना चाहिए कि हम मैथमेटिकल चीज़ों को कवर कर सकें, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर देखेंगे जब हम PYQ करवाएंगे अगले अपने आने वाले कुछ वीडियोस में, तो आप देखेंगे कि मोस्टली क्वेश्चन या तो 1 वर्ड है, 1 लाइनर है, या फिर वो न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल भी कोई ऐसी खास न्यूमेरिकल नहीं रहेगी जिसमें कि बहुत कंसेप्ट की जरूरत होगी, सिंपल न्यूमेरिकल रहेंगे और जिसमें हम करवाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछें कि अगर आपके पढ़ने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो मैं वही कहूँगा जो मैंने पढ़ाने का सीक्वेंस है वही आपके भी पढ़ने के सीक्वेंस होना चाहिए। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि ये टॉपिक्स मैंने इजी वाइज उनके सिलेबस, हार्डनेस, वेटेज को देखते हुए कवर किया है। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा पहला टॉपिक, और आपको भी मैं यही कहूँगा कि आपका जो पहला टॉपिक होना चाहिए वो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट ईजिली 4-5 फॉर्मूले हैं याद रहते हैं। दूसरा आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो एटम एंड न्यूक्लियाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंटीग्रल पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, और इससे भी क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप PCM कॉम्बिनेशन से देना चाहते हैं तो एटम एंड न्यूक्लियाई, अब एटम्स जो चैप्टर है वो आपके केमिस्ट्री में भी रहता है, इसलिए आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये दूसरा। तीसरा हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, थोड़ा अलग है पर सही है, आप इसे अगर पढ़ लेंगे तो आसानी हो। चौथा, अगर आप मुझसे बात करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ लीजिए। आसान टॉपिक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग टॉपिक है। इसके बाद अगर आप मुझे बात करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए, तो हम कहेंगे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना चाहिए। मुझे मालूम है आपको देखने में सिलेबस काफ़ी हार्ड और बड़ा लग रहा होगा, पर सिलेबस उतना हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी टॉपिक है और चैप्टर भी हैं। इनमें बेसिकली अगर आप NCERT या फिर किसी अन्य बुक से देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 पार्ट में भाग दिया गया रहता है, 2 पार्ट में बांटा गया रहता है, जिनमें पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होता है और दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर होता है। बस 2 ही टॉपिक हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग कहाँ थे, हम लोग कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं अभी, तो हम लोग 4 सीक्वेंस कर चुके हैं, तो ये आपका 5वें सीक्वेंस में होना चाहिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इमीडिएटली आपको ये भी पढ़ लेना चाहिए, तो ये आपका 6ठा सीक्वेंस होना चाहिए। और अगर आप इसके आगे कहेंगे तो हम कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को रहने दीजिए। इसके बाद हम अगर 7वें टॉपिक की बात करेंगे तो वो रहेगा हमारा ऑप्टिक्स, और सबसे लास्ट में आपको पढ़ना चाहिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमारा 8वां टॉपिक रहेगा। तो ये एक सही सीक्वेंस है और सही तरीका है पढ़ने का। चलिए अब मैं बता दूं आपको आसानी से कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। एक यूनिट वाइज हल्का हल्का हम लोग देख लेते हैं, बाकी हमारे जब कोर्स आएंगे तो उनमें हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और उनके क्वेश्चन भी लगवाएंगे, तो आपको इजीली क्लियर भी हो जाएगा और खुद समझ में आ जाएगा कि एक एक टॉपिक का कितना क्या वेटेज है। पर अभी थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए हम लोग समझ लेते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि हम लोग मोस्टली चीज़ें डील कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, एंड ये सभी आसान टॉपिक्स होते हैं। तो आप जनरली देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हल्का सा आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला आना चाहिए, फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए, कूलॉम्स लॉ वगैरह आना चाहिए। तो ये चैप्टर जो होता है बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, इसमें कोई हिडन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है किसी कोई फिजिकल फिनोमेना की बात नहीं होती। और मुझसे पूछेंगे तो ये सही ढंग से देखा जाए तो मैथमेटिकल चैप्टर है, इसमें चीज़ें मैथमेटिकली ही पूछी जाती हैं और मैथमेटिकली ही आती हैं। तो आप इस चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैथमेटिकल पोर्शन को जरूर ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी हम लोग जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें हम लोग मोस्टली मैथमेटिकल क्वेश्चन ही करवाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे यूनिट की, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ तक आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इसमें से मोस्टली अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो रहता है रेजिस्टेंस को असेंबल कर देते हैं ये लोग अलग अलग पैटर्न में, और आपको फाइनल रेजिस्टेंस
पूछते हैं। तो इनमें आपको रेसिस्टेंस के साथ खेलना आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि रेसिस्टेंस को कैसे तोड़ तोड़ के सॉल्व किया जाता है। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स रूल आना चाहिए रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए। ओम्स लॉ वगैरह वीआई कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मेन है इसमें किरचॉफ्स रूल, रेसिस्टेंस, ईएमएफ, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। हाँ, रेसिस्टेंस के साथ साथ जो सेल्स होते हैं उसको भी कैसे हम लोग सीरीज और पैरेलल में रखेंगे, ये चीज आपको आनी चाहिए। बाकी ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, हाँ इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनके सिर्फ फॉर्मूले एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आसानी से आप कर लेंगे। रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर ही लिए, तो बस करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही क्वेश्चन आते हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा कम रिलेटिंग है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे डील किया जाता है बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन्स, कोचिंग वगैरह पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे अनुभव है बच्चों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग इसको बाद में अच्छे से डील करेंगे, और इसीलिए मैं इसको पहले डील नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और अगर शुरू में टाइम ज़्यादा लगेगा, चीज़ें कम कवर होंगी, तो थोड़ा दिमाग टेंशन में आ जाता है और बच्चे घबराने लगते हैं। इसीलिए हम लोग पहले ज़्यादा पोर्शन जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे और लास्ट में इसको कवर करेंगे, ताकि बच्चों को कोई समस्या भी ना हो। जहाँ तक बात की जाए आने के क्वेश्चन की कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो इनमें बेसिकली अगर आप देख लेंगे तो सोलेनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी आसान रहते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स करंट सेंसिटिविटी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक प्रैक्टिकल टॉपिक है इसमें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक प्रैक्टिकल डिवाइस है, इससे करंट आते हैं और करंट बहुत ईजी आते हैं। इनमें दो ही तरह के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे है, उसमें क्या जरूरी है, और करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूले और मूल्य। ठीक है, ये टॉपिक की अगर हम बात करें जो कि बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट सॉलिड, बहुत कम आते हैं, पर अगर आप इसे पढ़ सकें, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो अगर आप इसे पढ़ सके तो बहुत अच्छा है। बाकी हम लोग कवर करेंगे ही, लेकिन अगर आप खुद से भी पढ़ सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने को होता नहीं है, बस आपको चीज़ें रटनी नहीं होती हैं, बस आप पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं करना होता है। जो भी मैग्नेटिक का दिमाग यूज करना है, आपका मैग्नेटिक दिमाग, वो मैग्नेटिक दिमाग आपको इसी पोर्शन में यूज करना है जो ऊपर वाले पोर्शन है। और क्वेश्चन कहते हैं कैसे आते हैं मैंने आपको बता ही दिया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो ये अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है, जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है और अल्टरनेटिंग करंट दूसरा चैप्टर है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 ही लॉ होते हैं, फराडे लॉ होता है और इंड्यूस ईएमएफ करंट लेंज लॉ वगैरह होता है, सेल्फ इंडक्शन। इसमें 4-5 फॉर्मूले होते हैं और वही आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि ये बहुत इजी चैप्टर है, इसके 4-5 फॉर्मूले हैं वही आएगा, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, मोस्टली मैथमेटिकल आएगा। ठीक है, इसमें अगर आप नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की, इसके पीक, आरएमएस वैल्यू, ये सब ठीक है। आपको बेसिकली एलसीआर सर्किट डील करने आता है, आपको ये चैप्टर आता है, बात खत्म यहीं पे होती है। बाकी अगर इन टॉपिक्स की बात करें, पावर ऑफ एसी, पावर फैक्टर, वेटलेस करंट, आसान टॉपिक है, इनमें आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला पे रखेंगे क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर दिया है। ट्रांसफार्मर में आपको बस उसके कॉइल्स को थोड़ा ध्यान में रखना होता है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ट्रांसफार्मर में बस ये ध्यान रखना होता है कि कैसे उसका कंस्ट्रक्शन है, और जैसे कि हम लोग जो जानते हैं वाइंडिंग हम लोग करते हैं, तो वाइंडिंग से रिलेटेड कैसे कैसे करंट ट्रांसफर होता है, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफर होता है, और कैसे हम लोग स्टेप अप एंड स्टेप डाउन 2 तरह के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, इनमें बस यही क्वेश्चन आते हैं जहां तक मैंने देखा है। और इस अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो आपको एलसीआर सर्किट अच्छे से आना चाहिए, मेन वही है। बाकी पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ेंगे आप याद हो जाएगा। एलसीआर में बच्चे फंसते हैं, तो आपको एलसीआर आना चाहिए। ट्रांसफार्मर भी आसान है, एसी जनरेटर भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक चैप्टर ऑफ द होल सिलेबस, आपको ये सबसे आसानी से हो जाएगा। आप देखेंगे 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, दूसरा हाँ ये अगर आप पोर्शन देखें कि ये जो रेडियो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव इन्वेलर, ये बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं। आप ये अगर एनसीईआरटी से भी पढ़ें तो भी सफिशिएंट है, पर ठीक है हम इसे पढ़ाएंगे अपने आने वाले वीडियोस में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही आसान और सही मामले में देखा जाए तो सबसे छोटा चैप्टर है। अगर इससे
आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। 2-3 तरह के क्वेश्चन, हमको नहीं लगता है कि इसमें 5 फॉर्मूले से ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत होगी। 5 फॉर्मूले पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, हम वो आपको पढ़ा देंगे और फिर आप जाके सीयूटी में अच्छे नंबर ले आएंगे। हो सके तो आप भी बीएचयू में आ जाएंगे, डीयू में चले जाएंगे, जेएनयू में चले जाएंगे, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी अच्छी है। आपको जहाँ जाना हो बीएचयू में आएंगे तो आप हमसे भी मिल लेंगे। अगले टॉपिक की बात करते हैं, ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स में बेसिकली 2 ऑप्टिक्स है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। पहला आपका रे ऑप्टिक्स है और दूसरा आपका वेव है ऑप्टिक्स है। जहाँ तक रे ऑप्टिक्स की बात है, बच्चे इसे क्लास 10th से डील करते आ रहे हैं। तो रे ऑप्टिक्स तो बच्चों के जबान पे होता है, और होता ही क्या है रे ऑप्टिक्स में, वही मिरर रहेंगे, लेंसेज रहेंगे, यहाँ वहाँ अरेंज करना रहेगा। बस आपको वही फॉर्मूला 1/v + 1/u वाला आना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन तो यहीं से हो जाते हैं, फिर भी हम देखेंगे इसमें। तो इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स वाली पार्ट की अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा एक नया चीज़ ये होता है कि आपको माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो एक नई चीज़ बच्चों में ये ऐड होती है, बच्चों में नहीं सिलेबस में ऐड होती है, वो है माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि थोड़ा सा अलग होता है। बच्चों के इनके कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने होते हैं। बाकी अगर आप इनकी बात करें, स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या नहीं जानते हो यार तुम, क्या ही नहीं जानते हो इसके बारे में। एकदम ईजी टॉपिक है, क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आसानी से कर लेंगे। हम तो खैर इस टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है, हम लोग रिवाइज करेंगे, सीधे पढ़ नहीं रहे होंगे, हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे। 10th के सभी बच्चों को आता है, आप तो फिर भी 12th पास कर रहे हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आसान है, ठीक है। प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से होती है, जब बच्चे वेव ऑप्टिक्स में इंटर करते हैं। वेव फिनोमिना ऑफ लाइट, हाउ लाइट बिहेव एज वेव। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है, वेव पार्टिकल डुअलिटी से। तो यहाँ हमने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को पढ़ा था, और अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट को, ठीक है। तो अगर बात की जाए वेव नेचर ऑफ लाइट्स की, तो इसमें 2-3 चीजें हैं, जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मेरा फेवरेट टॉपिक है, आपको आना चाहिए, जिसमें आपको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस 2 ही चीजें पढ़नी है। तो डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें बेसिकली ये पूछता है कि इंटरफेरेंस के कंडीशन क्या है, डिफ्रैक्शन के कंडीशन क्या है, और डिफ्रैक्शन हो रहा है तो कहाँ कहाँ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है, यही सब बातें पूछता है। मोस्टली मैंने देखा है तो डिफ्रैक्शन इसका फेवरेट टॉपिक है, तो ये पूछ लेता है। बाकी अगर आप बात करें हाइगन प्रिंसिपल वगैरह, बहुत आसान टॉपिक है, ये सब खटखट आपसे हो जाएगा। जो टाइम लगने वाला है वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में लगने वाला। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ आपको निकाल लेना चाहिए। फ्रिंज विड्थ के सिंपल फॉर्मूला होते हैं, उससे आपको याद होना चाहिए, वो लोग हम लोग डील करेंगे, आपको समझाएंगे। और डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, कैसे सेंट्रल मैक्सिमा अचीव होता है, कैसे उसके आसपास के जो भी मिनिमा और मैक्सिमा होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इससे क्वेश्चन आते हैं, यही पूछा जाता है, ऐसा कुछ हायर कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की अगर आप बात करें तो ये भी आसान टॉपिक है, जिसमें हम लोग वेव पार्टिकल डुअलिटी, डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इस टॉपिक की जान है, हम पढ़ते हैं। हर्ट्ज और लेंज ऑब्जर्वेशन वगैरह अच्छे टॉपिक है, बस इसमें आते नहीं, मैंने नहीं देखा है आते हुए। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आता है। नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो। मेनली अगर इस बात को देखा जाए, इस चैप्टर को देखा जाए, तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर का नाम ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और आप लोग अगर स्कूल या किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे तो आप लोग को जनरली, आप लोग को भी मालूम होगा कि इस चैप्टर को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ही नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली वेटेज उसी का है। तो हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अचीव कैसे हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, और कैसे उसमें क्या कंडीशंस थी, क्या फेलियर क्लासिकल थ्योरी का हुआ, हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड। ये चैप्टर आपको आसान जरूर है, पर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे आसानी से देख के निकल जाएंगे और अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट के बीच से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्लासिकल थ्योरी का फेलियर कैसे था, कैसे आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और क्यों उनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, और क्यों उन्हें ऐसे ही मजाक मजाक में दे दिया गया होगा नोबेल प्राइज। हमें तो नहीं लगता वो नोबेल प्राइज मजाक में दिया गया होगा, तो क्या कारण था, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है आखिर भाई इस चैप्टर की, तो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में अगर बात करें क्वेश्चन सीयूटी में आने की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला आना चाहिए, उसके ग्राफ्स आने चाहिए आपको, कैसे बना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लासिकल थ्योरी क्या थी, और आइंस्टीन ने कैसा इक्वेशन दिया था। अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई की अगर बात किया जाए तो इसमें जो एटम का पोर्शन है, जो कि ये है, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री जरूर पढ़े होंगे, तो आपको ये चीज़ अच्छे से आता होगा। और अगर बात कर रहे हैं कि
एग्जाम्स में क्या आता है, तो बेसिकली वही आता है। रदरफोर्ड मॉडल तो नहीं आता, बहुत ईजी टॉपिक है। बोर मॉडल से क्वेश्चन आते हैं। आपको जो हाइड्रोजन बेस में आपको जो रेडियस निकालना होता है, एनर्जी निकालनी होती है, ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपको ये पूछा जाता है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है या फिर दूसरे से पहले में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की क्या कंडीशन होती है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या फिर खुद से कर रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, यही क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली आपको अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो बोर के 3-4 फॉर्मूले आने चाहिए, उसके रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी के, और फिर आपको ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा आना चाहिए। ओके, अब अगर बात की जाए न्यूक्लियर चैप्टर की, तो अगर आप न्यूक्लियर चैप्टर की बात करें तो इसमें कॉम्पोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियाई, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है। थोड़ी बहुत आपको यहाँ समझने वाली बात है कि बाइंडिंग एनर्जी कैसे काम करती है, मास एनर्जी रिलेशन इक्वेशन सबको मालूम है, पर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी चैप्टर काफी अपने आप में आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सही बताएं तो बहुत कम कर दिया है। हम लोग के टाइम में बहुत पढ़ना होता था, बहुत ज्यादा सिलेबस था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। आप देखेंगे इसमें बहुत कम कर दिया है। इसमें बचा ही क्या है, पीएन टाइप पीएन जंक्शन बचा है और डायोड एज ए रेक्टिफायर बचा है। इसके बाद भी काफी सिलेबस होता था, अगर आप पुराने सिलेबस उठा के देख लें। पर ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग को कम ही पढ़ना है। तो आईबी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह हो गया, तो इसमें हम बेसिकली पीएन जंक्शन वगैरह, सेमीकंडक्टर, डायोड, आईबी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे होंगे। मेन इसी का है ये जो पोर्शन है, एनर्जी बैंड गैप वगैरह, ये काफी इजी है। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर की अगर आप बात करेंगे तो ये भी आसान टॉपिक है। आपको बस पता चल जाए डायोड क्या है और डायोड को रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। 2 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि 2 टाइप के रेक्टिफायर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ताकि हमें भी तो पता चले। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं कि बस ऐसे ही आ गए हैं देखने। आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो हम और अच्छे से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो ये पढ़ाएंगे, पर शायद उतने अच्छे से ना पढ़ा पाए। ओके, हमारा पीसी थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। तो जैसा कि मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया, आप लोग को बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और हम लोग का सीक्वेंस क्या होगा पढ़ाने का, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ाने का। और अब मुझे तो नहीं लगता मुझे कुछ डिस्कस करना है, तो बस ये इंट्रोडक्शन था, समझाना था कि सिलेबस में क्या आता है। ये मेरा नाम है, मैं आदित्य मिश्रा हूँ, और मैं ही आपको आगे से इसके टॉपिक्स पढ़ाएंगे, इसके PYQ क्वेश्चंस लगवाएंगे, और फिर मैं बस, और आप लोग मुझे अच्छा रिस्पांस दीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और मुझे रिस्पांस दीजिए। अगर आप लोग को इसमें कुछ अरेंजमेंट चाहिए, कोई चैप्टर पहले पढ़ना है, कोई चैप्टर बाद में पढ़ना है, तो आप वो बताइए कि कैसे मुझे पहले पढ़ना है, कैसे बाद में पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग के कोई क्वेश्चन होंगे, किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा और रिलेटेड होगा इससे, सिलेबस से, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हम हर एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है अभी बच्चे बहुत परेशान हैं। CUET नज़दीक है, बोर्ड सर पे है, लॉट ऑफ प्रेशर है, तो ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर से कुछ नहीं होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम टाइम टू टाइम लाएंगे। CUET आने से लगभग 15 दिन पहले हम अपना सिलेबस और PYQ दोनों समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आपको पूरे 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। तो जो व्यक्ति अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है, CUET के लिए नहीं पढ़ा है, तो भी आके जुड़ सकता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर होगा और एक लेक्चर होगा, और दूसरा लेक्चर होगा उससे रिलेटेड PYQ से। तो आप पढ़ भी लेंगे, और उसके बाद और सीक्वेंस यही होगा कि पहले कॉन्सेप्ट लाएंगे, फिर PYQ, फिर नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट, फिर PYQ, और यही हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा। सो आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, CUET क्वालिफाई कीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए, बस मेरा यही कहना है। बाकी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, और आप लोग अपनी जो भी रिव्यू है, जो भी कहना चाहते हैं, कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। आप कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ये पसंद है तो भी कमेंट कीजिए सीक्वेंस और तरीका मेरा, वरना क्योंकि अगर आप लोग के मन से नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। आप लोग के मन से सिलेबस होना चाहिए और पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, ताकि आप लोग को आए, ठीक है।